नमस्कार। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। तो चैप्टर 9 ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, एक बार फिर से देखने वाले हैं। चैप्टर 7 देख चुके हैं, चैप्टर 7 नहीं देखा है, चैप्टर 8 देख चुके हैं, चैप्टर 6 देख चुके हैं और बाकी के 1 2 3 4 5 ये सारे का रिवीजन अपन कर चुके हैं। 7 का रिवीजन नहीं किया, सभी को पता है क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। क्लियर है। 9 का रिवीजन करने वाले हैं, बने रहना मेरे साथ में। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। आपको सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर 9, चैप्टर 9 नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हिंदी में बोलते हैं। ठीक। इसमें सबसे पहले तो इसी की बात कर लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सीधा सा मतलब ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता है, उस समय एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। उसी को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सीधा सा सिंपल सा डेफिनेशन, सीधा सा सिंपल सा तरीका। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे और करने के बाद में होगा क्या? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। कैसे देखेंगे? कोई ना कोई कोयल रख देंगे वहां पे, उस कोयल में किसी प्रकार का थोड़ा सा करंट दिखाई देगा। वो करंट क्या शो करेगा? इंड्यूस्ड करंट को, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है ये है अपना फैराडे का लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ पूछता है ये क्वेश्चन, फैराडे के लॉ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए? फैराडे का लॉ क्या है, फैराडे का नियम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे और हेनरी ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था अपनी प्रयोगशाला में, और उस प्रयोगशाला में प्रयोग करके इन्होंने दो नियम दिए फैराडे ने। पहला जो लो इन्होंने दिया, ये लो इन्होंने बताया कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कह दे, कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। पहला क्या दिया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैं कहूं बी चेंज होता है तो वहां पे ई इंड्यूस्ड हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहला। सेकंड नियम इन्होंने क्या दिया कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ई, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन के इक्वल होता है, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये दूसरा लो था। दो लो। हालांकि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या थ्योरी है, ये आप सभी को पता है। आप रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो आप सभी को पता है कि इसके पीछे क्या थ्योरी है, कैसे आया है ये। क्लियर कि भाई ये चेंज होता है तभी ये आएगा, अगर ये चेंज नहीं होता है तो ये नहीं आएगा। तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया अपने पास, डेफिनेशन यही तो आई। चेंज होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक जो आपका फ्लक्स है इसमें चेंज होना चाहिए। अगर इसमें चेंज होगा तो ई आएगा और वो इक्वल होगा, चेंज नहीं होगा तो नहीं आएगा। ये दो नियम थे। पहला नियम, फाई बी अगर चेंज होते हैं तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। दूसरा नियम जो ईएमएफ आता है वो डी फाइव बी अपॉन डी टी के इक्वल होता है। क्लियर? बस छोटा सा डेफिनेशन है। इसके बाद में क्या होता है कि भाई लेंज आते हैं। कौन? लेंज। और हम पढ़ते हैं लेंस लो। सेकंड लो इसमें आता है लेंज का नियम। ये क्या कह देते हैं कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी होता है, मतलब यहां पे नेगेटिव साइन आता है। ये क्या कहते हैं? नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन आता है मतलब ये कहते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो रेट ऑफ जो आपका चेंज चेंज कौन सा? मैग्नेटिक फ्लक्स जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसके अपोजिट होता है। क्या कहा इन्होंने कि जो ई आता है वो ई जो फाइव बी चेंज हो रहा है उसके अपोजिट होता है, इसलिए यहां पे माइनस आ जाता है।
कैसे समझते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि आप सभी को पता है क्या होता है। ये कहते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट चलता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैग्नेट होती है, और इस मैग्नेट की अपन क्या करें भाई, इसको दौड़ाएं, इसकी गति करवाएं। इसको दौड़ा रहे हैं, किसके पास दौड़ाएं? लेट्स सपोज कि अपने पास यहां पे है एक कोयल, ठीक, इसके पास दौड़ा रहे हैं। लो इसको बंद कर देते हैं, ऐसा ही लग रहा है तो इसको बंद कर दिया। ये कोयल है अपने पास, तो ये नॉर्थ साउथ पोल इसके पास जा रहा है। होगा क्या भाई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी। जब ये गति करेगा ये नॉर्थ साउथ पोल, तो होगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ऐसे गति करेगा, इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। भाई पास आएगा फील्ड लाइंस एकदम से आई, दूर जाएगा फील्ड लाइंस एकदम से बाहर जा रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो होगा क्या, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और उसकी डायरेक्शन को लेकर कौन बताते हैं, लेंज सर। लेंज सर बोलते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो अपोजिट होता है जस्ट। मतलब जब नॉर्थ साउथ पोल आप इसके पास लेके जाते हो तो कोयल का वो जो हिस्सा है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करने लग जाता है, नॉर्थ पोल की तरह। और ये आपने 7th वाले चैप्टर में पढ़ा भी है। नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने का मतलब ये होता है उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है मतलब वामावर्त हो रहा है, मतलब इसमें करंट ऐसा। तो जब इसको पास लेके गए तो इन्होंने देखा इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब ये नॉर्थ की तरह काम कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह। तो नॉर्थ वाला पास लेके जा रहे हैं और ये नॉर्थ वाला बन रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इसका ऑब्जेक्शन कर रहा है, मतलब रिपल्शन होगा। इसका क्या कर रहा है, ऑब्जेक्शन, मतलब फील्ड इधर चेंज हो रहा है तो इस चेंज होने को अपोजिट कौन कर रहा है, ये कोयल। कोयल क्या कर रही है, अपोजिट। मतलब ईएमएफ जस्ट अपोजिट होता है किसके, फाइव बी के चेंज होने के अपोजिट। इधर चेंज हो रहा है, इसके अपोजिट ये हो गया, नहीं इधर चेंज नहीं होना, ठीक। जब इसको दूर लेके जाते हैं, तो दूर लेके जाते हैं तो होता क्या, देख लो भाई, इधर देख लो, जल्दी से देख लो, तुरंत देख लो, ये लो, दिख रहा है ना। तो होता क्या है, थोड़ा ऊपर बना देता हूं यहां पे। जब इसको दूर लेके जाते हैं नॉर्थ साउथ को, ये दूर लेके जा रहा हूं, तो ये होता है, ये दूर जाने का अपोजिट होता है। दूर जाने का ऑब्जेक्शन कहता है, नहीं सैया जाने की जरूरत नहीं है, ये जाने नहीं देता। कौन, ये कोयल जाने नहीं देती, मतलब दूर जाने का ऑब्जेक्शन करती है। मतलब ये जो पोल, ये जो कुंडली है, ये जो कोयल है, इस कोयल में करंट एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज बहने लग जाता है, मतलब इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में बहने का मतलब हो गया साउथ पोल। क्या देखा, क्या बताया, मैंने बताया जब इसको हम इससे दूर लेके जाते हैं तो ये जो कोयल होती है, इस कोयल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाती है। मतलब ये जो कोयल है, इस कोयल का ये जो सिरा है, ये जो एंड है, ये एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करने लग जाता है। और अब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, मतलब अब ये जो कोयल है इसको दूर जाने से भी रोक रही कि दूर नहीं जाना, पास आ रही तो पास आने से भी रोक रही है। तो यहीं से तो कहते हैं अपोजिट हो रहा है जस्ट, तभी आ गया -d5e/dt। तो लेंज के नियम में हम ये पढ़ते हैं और इसके बारे में बताते हैं। क्लियर कि भाई नेगेटिव आता है, जस्ट अपोजिट होता है, और ये होता है जब कोयल को लेके आते हैं दूर लेके जाते हैं, ये सब। क्लियर, बस इतना सा था लेंज का नियम, ये था फैराडे का नियम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक और ये आता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है यहां से भी। ये है इंड्यूस्ड चार्ज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंड इंड्यूस्ड करंट का। कितना चार्ज इंड्यूस्ड होता है, कितना करंट इंड्यूस्ड होता है, ये बताना है। चूंकि अभी अपन ने देखा E इज इक्वल टू हो गया -d5e/dt। एक कोयल है, ठीक है, E कितना गया, -d5e/dt। अगर उस कोयल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू -n-d5e/dt। क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब देखो E इज इक्वल टू आ गया -n-d5e/dt। बात करें I की,
उस कोयल में जो आई इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, अगर उस कोयल का रेजिस्टेंस आर है तो ईएमएफ ई है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई अपॉन आर। ये तो था आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी क्या है यहाँ पे, ई, यानी ई अपॉन आर, यानी आई कितना हो गया, अरे बच्चा आई हो गया यहाँ पे देख माइनस एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन डी टी। जस्ट भाग लग गया। ये क्या आ गई, इंड्यूस्ड करंट आ गई भाई। अब क्या निकालना है, इंड्यूस्ड चार्ज। कैसे निकालें, चूंकि I इज इक्वल टू होगा डी क्यू अपॉन डी टी, रख दें, तो डी क्यू इज इक्वल टू आ गया माइनस एन अपॉन आर डी फाइव बी, डी टी से डी टी कट जाएगा ना। अब क्या करें, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर देते हैं जीरो से क्यू तक, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं फाइव वन से फाइव टू तक। लेट सपोज जो फ्लक्स चेंज होता है वो फाइव वन से फाइव टू होता है, चार्ज जीरो से क्यू दिया जाता है, ठीक। तो यहां पे आ गया क्यू, यहां पे करेंगे माइनस एन अपॉन आर डी फाइव बी, क्या है अंदर, डी फाइव बी, और ये आ जाएगा अपने पास फाइव बी, और कहां से, फाइव वन से फाइव टू तक, और करते हैं सोल्व, माइनस एन अपॉन आर फाइव टू माइनस फाइव वन, ये आ जाएगा। अरे क्लियर है ना, छोटा सा इंटीग्रेशन ही तो है बाबा, फाइव टू माइनस फाइव वन, ये हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो क्यू कितना आ जाएगा एन अपॉन आर फाइव वन माइनस फाइव टू, ठीक। ये हो जाता है अपने पास इंड्यूस्ड चार्ज, और ये हो जाता है अपने पास इंड्यूस्ड करंट। तो जैसे पूछता है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, प्रूव करो, तो टाइम पे डिपेंड कहां कर रहा है, नहीं कर रहा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बढ़ाते जाओ कदम, चलते जाओ मेरे साथ, अगर चाहते हो सफलता तो जैसे बता रहा हूं वैसे समझते जाओ और उसको याद करते जाओ। अच्छे मार्क्स चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा यार, अपने को अच्छे मार्क्स चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेटजी क्या है, कैसे पढ़ना है, वो चीज मैं बता रहा हूं आपको, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सारी चीजें बता रहा हूं मैं। बताओ क्या नहीं बता रहा, सब चीजें बता रहा हूं। इतना हेल्प कर रहा हूं तो मैं भी आपसे चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा इतू सा हेल्प मेरा करो, कि आप इस वीडियोस को और जो वीडियोस हैं उनको थोड़ा शेयर वगैरह कर दो। शेयर करोगे तो होगा क्या, मुझे ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे, मुझे थोड़ा और वॉच टाइम मिलेगा, और बच्चे देखेंगे। ये काम जरूर करो। स्टार्ट करते हैं। देखो अगला टॉपिक, ठीक, अगला टॉपिक है और ये आता है अपने पास सेल्फ इंडक्शन का। क्या आता है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरण। ये क्या है, ये सेल्फ इंडक्शन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पूछता है। सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन, ये पूछने वाला टॉपिक है, पूछता है बहुत बार। सेल्फ इंडक्शन ये कहता है कि जब किसी कॉइल में अपन करंट फ्लो करते हैं तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जो कि करंट के इंक्रीमेंट का अपोजिट करता है, करंट के इंक्रीमेंट का अपोजिट होता है, और करंट के डिक्रीमेंट का भी अपोजिट होता है। मतलब करंट अगर इंक्रीज हो रही है तो भी ये ईएमएफ रोकेगा कि इंक्रीज नहीं होना, करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो भी इसको रोकेगा कि भाई डिक्रीज नहीं होना। वही बात है, अभी अपन ने पढ़ा था भाई, जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो क्या करता है, जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट ऑब्जेक्शन करता है। वही यहां पे होता है। ये कुंडली जो है, ये कोइल है, उसका ये नेचर है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसी को अपन क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। क्या है ये, जब करंट फ्लो किया जाता है और करंट को इंक्रीज करें, देखो ये करंट फ्लो कर दिया तो होता क्या है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है और उसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है जस्ट इसके अपोजिट। ये अपने वाली करंट ऐसे है और इसके अपोजिट इंड्यूस्ड करंट होगी जो कि इसको रोकेगी। क्लियर। जैसे ही करंट को डिक्रीज करेंगे, करंट मतलब डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज, करंट अगर डिक्रीज होगा मतलब 0 से 5 एम्पियर तक बढ़ा
और वापस से इसको जीरो तक लेके आ रहे हैं, तो होगा क्या, करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट का, जो कि इसके कम होने का विरोध करेगा, कम होने का ऑब्जेक्शन करेगा, भाई कम नहीं होना, ज्यादा हो रहा है तो भी और कम हो रहा है तो भी। और इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कह देते हैं, सेल्फ इंडक्शन। अपने आप इंड्यूस्ड होना, अपने आप इंडक्शन होना क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन। करंट इंक्रीमेंट, करंट इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, उसका ऑब्जेक्शन कौन करेगा, ईएमएफ जो कि इंड्यूस्ड हुआ है। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। क्लियर। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसको अपन कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा, देखो ये जो अपने पास कोइल है, इस कोइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल होगा जो करंट हम फ्लो कर रहे हैं। अगर करंट ज्यादा फ्लो करेंगे तो फाई भी ज्यादा आएगा, करंट कम करेंगे तो फाई भी कम आएगा। हाँ भाई, प्रोपोर्शनल होगा। जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है जिसे अपन बोलते हैं एल, और ये आ गया एल आई। ये एल ही क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यानी एल कितना आ गया, 5b/I। ठीक, इसकी डेफिनेशन हम यहां से बना सकते हैं। अगर I 1 एम्पियर हो तो कोइल में कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, वो फ्लक्स ही क्या है, L है। I अगर 1 हो तो जो 5 भी होगा वही क्या कहलाएगा, L कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अरे फिजिक्स पूरा मैथमेटिक है, पूरा मैथमेटिकली है, समझने वाला, प्रैक्टिकल है सब कुछ, बस थ्योरेटिकल बनाते हैं इसको। जो आता है मैथमेटिक्स के थ्रू उसको अपन थ्योरेटिकल वे में लिखते हैं कि भाई यहां से आई अगर 1 कर दें तो L इक्वल टू 5 भी होगा। यहां से डेफिनेशन बन गई कि आई की वैल्यू 1 हो तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्लियर। ये था भाई सेल्फ इंडक्टेंस और ये था सेल्फ इंडक्शन। अब यहां पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो यहां पे हो गया। अब बात करें जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ की, क्योंकि हमें पता है वो कितना होगा, -d∅b/dt होगा। कोई कोइल है उससे रिलेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, माइनस, ये रहा, सॉरी यही तो कोइल है, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, -d∅b/dt। फाइव भी कितना, Li रख दू यहां पे तो -L बाहर आ गया और ये कितना हो गया, di/dt। तो दो चीजें यहां से क्लियर हो गई, सेल्फ इंडक्टेंस और फिर बाद में इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ये आ गया। क्लियर। आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले टॉपिक की। अब देखो अगला जो टॉपिक आता है वो है अपना एल को कैलकुलेट करना है। दो छोटे छोटे टॉपिक है, एल निकालना है, उनके लिए सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो वैल्यू निकालनी कितनी आएगी। एक तो आपका प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए, क्या प्लेन सर्कुलर कॉइल है उसके लिए एल बताओ, और एक टॉपिक है करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए एल की वैल्यू निकालनी है। सेल्फ इंडक्शन कितना होगा भाई, सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन करंट आप फ्लो करते हो उसका ऑब्जेक्शन होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो एल जो आता है उसकी वैल्यू बताओ कि एल कितना आएगा। दोनों के लिए निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो पहले देखते हैं प्लेन सर्कुलर कॉइल की। तो प्लेन सर्कुलर कॉइल है, लेट ये कॉइल होगी एक बार के लिए, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन है, कितने हैं, एन। इसका जो एरिया है वो ए है, ए है। आर रेडियस होगी तो आर रेडियस होने से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ठीक। तो जब एक सर्कुलर कॉइल हो और उसमें आप करंट फ्लो कर रहे हो तो करंट फ्लो करोगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा।
7th चैप्टर में पढ़ा है कि करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई देता है, और स्टेट का एक्सपेरिमेंट यही था। तो बी आता है, और ये अपन ने 7th चैप्टर में निकाला भी है, एक्सिस के ऊपर बी निकाला है। कितना आता है एक्सिस पे? बी एक्सिस पे आता है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, ये आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आर स्क्वायर, अगर आर इसकी रेडियस है, और आ जाता है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर की पावर 3/2। यह आता प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी ए, ये आता है। क्लियर है? एक्सिस पे आता है भाई, अपने को कहां पे देखना है? सेंटर पे, क्योंकि बात इसकी कर रहे हैं, तो इसके सेंटर पे कितना होगा? ये जो एक्स दूरी होती है ये 0 कर दूं, ये 0 कर दूंगा, तो बी सेंटर मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आर स्क्वायर, और ये 0 बच गया, ये आर स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब आ गया आर क्यूब। और सोल्व कर लेता हूं, 2 हो गया, बी सेंटर आ गया म्यू नोड आई अपॉन 2 आर स्क्वायर से ये। अगर एन इसमें टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन, तो कितना हो गया म्यू नोड, ये लो, ये आता है मैग्नेटिक फील्ड प्लेन सर्कुलर कोइल के लिए इसके सेंटर पे। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये बी सेंटर आ गया। क्लियर? अब देखो इस कोइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इससे एसोसिएट है, तो 5b, ये क्या होगा भाई? 5b इज इक्वल टू होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो बी की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन सेम होने के कारण यहां पे क्या आ जाएगा? बी ए। फिर बी की वैल्यू यानी बी सी एन म्यू नोड आई अपॉन 2r। ठीक, एन म्यू नोड आई अपॉन 2r। ए एरिया जिसकी वैल्यू कितनी? पाई आर स्क्वायर। क्या किया भाई? प्लेन सर्कुलर कोइल की बात कर रहे हैं, तो प्लेन सर्कुलर कोइल में एन टर्न्स है, ए पाई आर स्क्वायर होगा, और सेंटर पे बात करें तो बी सेंटर ये होगा। अब मैं बोल रहा हूं इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? बी डॉट ए होगा। बी कितना? एन म्यू नोड आई अपॉन 2r, ए कितना? पाई आर स्क्वायर। इतना हो गया क्लियर? आर से आर कट गया, क्या बच गया मेरे पास? 5b आ गया, म्यू नोड एन पाई आर अपॉन 2, और ये आई, म्यू नोड एन पाई आर आई अपॉन 2, इतना आ गया ना। चलो अब देखो बहुत आसान है, अब क्या कर देंगे? कंपेयर किससे? चूंकि 5b इज इक्वल टू होगा एल आई, हमें पता है, अभी देखा थोड़ी देर पहले, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से एल की वैल्यू आएगी कितनी? ये क्या आ जाएगी? म्यू नोड एन पाई आर अपॉन 2 एल। तो अपन ने प्लेन सर्कुलर कॉइल के लिए एल निकाल दिया, जो कि ये आएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे सोलेनोइड के लिए। किसके लिए? सोलेनोइड के लिए। सोलेनोइड क्या बोलते हैं? सोलेनोइड को हिंदी में परिनालिका। इसके लिए बात करते हैं। देखो सोलेनोइड की बात करते हैं, सोलेनोइड के लिए अपन एल की वैल्यू निकालते हैं। तो लेट सपोज एक सोलेनोइड है, और उस सोलेनोइड की जो लेंथ है वो एल है, एरिया है वो ए है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन है। ठीक, तो हमें पता है कि जो सोलेनोइड होता है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नोड एन आई। 7th चैप्टर में पढ़ा है म्यू नोड एन आई, यानी म्यू नोड एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी एन आई, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। किसके लिए? करंट करिंग सोलेनोइड के लिए ये होता है। वही प्रोसेस 5b कितना हो जाएगा? 5b हो जाएगा आपका बी ए। रुको, कुछ थोड़ी मिस्टेक की क्या अपन ने? तो कोई यहां पे अपन ने पीछे वाला जो टॉपिक देखा था उसमें 5b जो निकाला था
वो अपन ने क्या किया, बी ए किया था, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन होते हैं तो एन बी ए हो जाएगा, पीछे वाले में क्या हो जाएगा, एन बी ए। नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन होंगे तो यार 5 भी बढ़ेगा, 5 भी टर्न्स पे डिपेंड करेगा, एक सिंगल टर्न हो तो उसके लिए बी ए, एन टर्न्स हो तो एन बी ए, क्या एन बी ए, एक के लिए था एन के लिए तो एन बी ए। तो देखो पीछे वाले टॉपिक में अपने बी ए किया था, वहां पे एन बी ए कर देंगे तो जो अपने पास लास्ट में एल आया वो एन स्क्वायर हो जाएगा। क्या था, म्यू नोड एन आई आया था ना, तो एक एन पहले हो गया मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे बात कर रहे हैं एन टर्न से तो कितना हो गया, एन बी ए, 5b एन बी कितना, म्यू नोड एन अपॉन एल और आई, ठीक। और ये ए, ये हो गया म्यू नोड एन स्क्वायर अपॉन एल ए आई, ये आ गया 5b। कंपेयर कर देंगे 5b इज इक्वल टू एल आई से, तो एल की वैल्यू आ जाएगी कौन सी, ये म्यू नोड एन स्क्वायर अपॉन एल ए, ये अपने पास एल की वैल्यू आ जाएगी। सेम है प्रोसेस, सेम प्लेन सर्कुलर कोइल का हो गया और इसी प्रकार से सोलेनोइड का हो गया। क्लियर, दोनों टॉपिक अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाते हैं भाई। प्लेन सर्कुलर कोइल वही अपने को देखना है, उस कोइल के लिए एन टर्न्स मानने हैं, ठीक, करंट आई उसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक, साथ में उसका जो एरिया है वो ए मानना है। तो सर्कुलर कोइल के सेंटर पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, आप सभी को पता है, म्यू नोड एन आई अपॉन 2r होता है, वो हो गया। फिर मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा उस कोइल से वो कितना होगा, बी ए होगा, एक की बात करें तो एक टर्न की, एन टर्न होंगे तो एन बी ए होगा, बी की वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में चूंकि 5 भी होता है एल आई, कंपेयर करेंगे एल की वैल्यू निकाल देंगे। सिमिलरली सोलेनोइड में करेंगे, सोलेनोइड की लेंथ एल लेंगे, एरिया ए लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स एन लेंगे, लेने के बाद में हमें पता है सोलेनोइड के लिए बी कितना होता है, ये होता है, ठीक, म्यू नोड एन आई होता है, और एन को अपन लिखते हैं एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये होने के बाद में चूंकि 5 भी कितना होगा, बी ए होगा, अगर एन टर्न्स है तो एन बी ए होगा। फिर बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो होता है वो निकाल लेते हैं, कंपेयर कर देते हैं 5 भी इज इक्वल टू एल आई से, तो एल की वैल्यू अपने पास आ जाती है। तो ये था भाई आपका सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू प्लेन सर्कुलर कोइल और सोलेनोइड के लिए। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या भाई, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। आपको पता है सेल्फ इंडक्शन, जो सेल्फ इंडक्शन है उसको क्या बोलते हैं, स्व प्रेरण, और जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन है इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। देखो म्यूचुअल क्लियर हो रहा है, म्यूचुअल में दो का होना जरूरी है, बोलते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड, दो है यहाँ पे। तो जब एक कोइल है, उस कोइल में आप करंट चेंज कर रहे हो, ठीक, तो दूसरी कोइल इसके पास रख दूं तो इस कोइल में करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, इसी को अपन क्या कह देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। एक में चेंज होने के कारण दूसरे में चेंज होगा, म्यूचुअल फ्रेंड है भाई, एक में अगर थोड़ा सा चेंज करेगा तो दूसरे में चेंज हो जाएगा। वही है, करंट यहाँ पे अपन ने फ्लो किया तो इसमें जस्ट अपोजिट करंट इसके अंदर फ्लो हो जाता है, मतलब एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद में यहां पे डिफाइन करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, देखो ये मान लेता हूं ये प्राइमरी कॉइल है और ये अपने पास सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। इस सेकेंडरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होता है वो मान लेता हूं φ2 है, क्लियर। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो बी है एक बार के लिए, ठीक, इसमें करंट आई है। तो मैं बात करूं ये जो φ2 होगा,
ये फाई टू, ये जो फाई टू है इसको इधर ले लेते हैं, ठीक। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट अगर चेंज होता रहेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा। तो ये जो फाई टू यहाँ पे होगा, ये फाई टू इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है उसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा चेंज होगा, मतलब फाई टू अपने को ज्यादा मिलेगा। तो मैं लिखूंगा फाई टू इज प्रोपोर्शनल टू आई वन, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, आई वन ले लेता हूं, आई वन। फाई टू इज प्रोपोर्शनल टू आई वन, और जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक आता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं अपन एम आई वन, और ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी आ गया फाई टू अपॉन आई वन। डेफिनेशन यहां से बना सकते हैं, प्राइमरी कोयल में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करते हैं तो जो सेकेंडरी कोयल है उसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन क्या कह देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देते हैं। क्लियर हुआ। फाई टू इज प्रोपोर्शनल टू आई वन, प्रोपोर्शनल हटेगा तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। सेम प्रोसेस है जैसा कि सेल्फ इंडक्शन में कर रहे थे। सेल्फ इंडक्शन में केवल एक कोयल थी, यहाँ पे दो कोयल है, ठीक। दो कोयल होने के कारण इसमें करंट मान लिया मैंने आई वन, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका वो आगे बात करेंगे, इसका फाई वन हो जाएगा, इसका फाई टू, आगे एक टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे उस चीज को। तो इसके फाई वन के कारण इसमें कितना एसोसिएट हुआ, वो फाई टू हुआ। कितना हुआ, फाई टू। ये जो फाई टू होगा इसमें करंट कितनी फ्लो होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। करंट इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा। तो हमने लिख दिया फाई टू इज प्रोपोर्शनल टू आई वन, और प्रोपोर्शनल हटता है तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एम आता है, लिख दिया एम आई वन। एम कितना होगा, यहां से आ गया फाई टू अपॉन आई वन। आई वन अगर 1 एम्पियर कर दूं तो एम बराबर हो जाएगा फाई टू, और यहां से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। एक चीज और, यहां से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है और जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है। इनका जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, ध्यान रख रहे हैं ये चीज, क्या होता है, हेनरी। अगले टॉपिक की बात करते हैं, और ये आ जाता है अपने पास m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक है दो कोएक्सियल, मतलब एक ही एक्सिस के ऊपर सोलेनॉइड है, उनके लिए m की वैल्यू बतानी है। मतलब जैसे एक ये अपने पास है सोलेनॉइड है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो दूसरी ऐसे है, ऐसे इस प्रकार से एक ही एक्सिस के ऊपर है। तो एक में तो अपन करंट फ्लो कर देते हैं, और एक में करंट फ्लो करते हैं तो दूसरी में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दूसरे में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। तो एक में करंट फ्लो करने के कारण दूसरे में इंडक्शन होगा, वो दूसरे में जो इंडक्शन होगा वो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। उस म्यूचुअल इंडक्शन में एम की वैल्यू बतानी है। क्लियर हुआ। एक में करंट फ्लो करेंगे, दूसरे में इंड्यूस्ड होगा, दूसरे में कितना इंड्यूस्ड हुआ वो अपन किससे डिफाइन करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस से, वो बताना वो कितना है। क्लियर। चलो देखते हैं। तो यहां पे इसमें आई करंट फ्लो किया, और ये जो अपन ने कोएक्सियल जो सोलेनॉइड लिया है, ये कोएक्सियल सोलेनॉइड मान लेते हैं इनका जो लेंथ है वो कितना है, एल है। एरिया क्या है, ए फिक्स है, दोनों का लेंथ और एरिया सेम है, ठीक। साथ में ये कर लेते हैं कि जो अपने पास सेकंड जो कॉइल है इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है, और जो फर्स्ट कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास N1 है। इसमें N1, इसमें N2। क्या क्या मान लिया, लेंथ L और A, L है, एरिया A है, जो कि समान है, सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N1 है और इसमें N2 है। ये स्टार्टिंग में अपन लिखते हैं थ्योरी पार्ट में, ठीक। इतना क्लियर। अब क्या करते हैं भाई, देखो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो करंट इसमें आई फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। अरे किसी चीज में करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। तो पहली जो कॉइल है, फर्स्ट कॉइल है, उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, मान लिया क्या है B1, क्या होगा भाई, ये सोलेनॉइड है, होगा म्यू नोड एन आई होगा, और ये N1 ले लेता हूं, और करंट क्या है I1 ले लेता हूं, ठीक। ये I1 तो ये B1 कितना हो गया, म्यू नोड N1 हो जाएगा N1 अपॉन लेंथ कितना L, और ये I1, ये आ गया B1। क्लियर इतनी बात करते हैं। इसमें करंट के कारण इसमें
मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाई देगा। तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स उससे एसोसिएट हुआ है, तो वो अपन ने मान लिया क्या है, फाई टू। जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो मान लिया क्या, फाई टू। किसके कारण हो रहा है फाई टू, अरे ये जो आई करंट फ्लो कर रहे हैं ना, आई वन करंट फ्लो कर रहे हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आया। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो अपन ने मान लिया कितना, फाई टू। और ये फाई टू कितना होगा भाई, ये फाई टू होगा अपने पास, किसका मैग्नेटिक फील्ड है, बी वन का। एरिया किसका, ए। ये ऐसी कहानी हो गई कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो बी वन है, और उसमें एक कॉइल रखी है जिसका एरिया ए है। तो इससे रिलेटेड जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो फाई टू या फाई कितना होगा, बी वन ए होगा। वही कहानी है यहाँ पे। फ्लक्स किसका, फील्ड किसका, पहले का बी वन, एरिया किसका, दोनों का सेम है, जो सेकेंडरी है ए, क्या हो गया, बी वन ए। और जो फाई टू होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा होगा। मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स N2 है तो कितना हो गया, N2 B1 A। क्लियर रहती बात, N2 B1 A, ये फाई टू हो गया। B1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा। क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हुई। अरे फर्स्ट कॉइल के लिए B1 ये हुआ, इस B1 के कारण सेकेंडरी जो कॉइल है, इस सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है साथ में जो कॉइल है उसका एरिया। कौन सा कॉइल, सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो उसी का एरिया, तो उसका एरिया क्या, ए, दोनों का सेम ही तो लिया है, तो क्या आ गया, B1 A। फिर B1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा। N2 क्यों लिखा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो फाई टू ज्यादा होगा। तो N2 नंबर ऑफ टर्न्स है तो कितना हो गया, N2 B1 A। क्लियर रहती बात। B1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा। क्या करूंगा, B1 की वैल्यू यहां पे रख दूंगा, रख देता हूं। देखो B1 की वैल्यू यहां पे रखता हूं और मेरे पास क्या आता है, फाई टू B1 कितना है, म्यू नोड N1 I1 अपॉन L, और ये क्या है, N2 A। ठीक, कितना हो गया, फाई टू हो गया अपने पास म्यू नोड N1 N2 I1 अपॉन L, और ये A। क्लियर, म्यू नोड N1 N2 I1 A अपॉन L। ओके, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो ये फाई टू आ गया, और हमें पता है जो फाई टू होगा वो होगा M I1। अभी तो देखा फाई टू क्या होगा, M I1, M I1 कंपेयर करेंगे, M की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई, म्यू नोड N1 N2 A, ये अपने पास M की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ, सेम प्रोसेस है जैसा कि सेल्फ इंडक्शन वाले में करते हैं वैसा ही यहां पे करते हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। दो कोएक्सियल सोलेनोइड है, नंबर ऑफ टर्न्स n ले लिया, सॉरी n1 एक के लिए, एक के लिए n2, एक में करंट फ्लो करते हैं I1 जिसके कारण B1 आता है, वो कितना आ गया, म्यू नोड N1 I1 B1 आ गया। दूसरे में कितना आया, फाई टू B1A यानी N2 B1A। B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर करने के बाद में M की वैल्यू आ जाती है। क्लियर, आई होप कि आपको सारा रिवाइज हो चुका होगा। अगर पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छे से रिवाइज हुआ है, पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा लगेगा कि यार सर पता नहीं क्या बता रहे। अगला टॉपिक है, एक टॉपिक और है इसमें, हालांकि दो तीन टॉपिक है। एक टॉपिक है एडी करंट्स का, भंवर धाराओं का, थ्योरेटिकल टॉपिक है। एडी करंट्स क्या होती है कि जब किसी मटेरियल को या किसी मेटल को अपन एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है कि जो मेटल है उस मेटल में एक सर्कुलर करंट फ्लो होने लगती है जो कि इस मेटल में होती है। उन सर्कुलर करंट को अपन कहते हैं एडी करंट्स। इनके क्या यूसेस हैं, क्या एप्लीकेशन है, ये आपको देखना है। जैसे कि एक है जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है, उसमें जो ब्रेक लगाने का सिस्टम होता है उसमें यूज होता है। एक आपका
जो गैल्वेनोमीटर है उसमें यूज होता है। ठीक है, 2-3 यूजेस हैं, 2-3 एप्लीकेशन है जो कि आपको देखना है, थ्योरेटिकल पोर्शन है जरूर देखना है। क्लियर है? आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है अपने पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि रोटेट कर रही है, रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, एन और एस में। ये लो, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो बताना है, ईएमएफ के बारे में बताना है कितना आएगा। तो ये कॉइल है जो कि रोटेट कर रही है और ये ओमेगा इसका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो देखो एन एस है, बी इधर है, किसी टाइम पे माना कि जो एरिया वेक्टर आता है वो इधर आता है, एंगल मान लेते हैं क्या है, थीटा है, ये बी हो गया। तो उसी टाइम पे मैग्नेटिक जो आपका फ्लक्स आएगा फाई बी, वो क्या हो जाएगा, बी वन वेक्टर सॉरी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। खोलेंगे इसको, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, अगर थीटा एंगल है, क्योंकि थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा बराबर होगा थीटा अपॉन टी, अगर टी टाइम पे ये थीटा और रोटेट होती है तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यानी फाइव बी कितना हो जाएगा, बी ए कोस ओमेगा टी, ये फाइव बी हो जाएगा बी ए कोस ओमेगा टी। हमें बताना है ई के बारे में, ई कितना होगा, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो कितना हो गया, एन बी ए कोस ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ पे फाइव बी की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बाहर आ जाता है माइनस एन बी ए और अंदर बच जाता है डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। ठीक, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो कोस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा तो प्लस हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ जाता है अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके लिए, एक रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए जो कि रोटेट कर रही है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, ये आ गया एन बी ओमेगा जो होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हुआ है इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। कैसे भाई, आपने क्लास 11 में पढ़ा है, बात करते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की, तो a जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। वही चीज है यहाँ पे एन बी ए ओमेगा आया अपने पास यहाँ पे, तो ये क्या चीज है, ये मैग्नीट्यूड है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, क्या है, एम्पलीट्यूड किसका, ए ई का, जिसकी इक्वेशन है उसका ई का। तो इस एम्पलीट्यूड को अपन बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू किसकी, ई की। तो ई नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये आ जाता है अपने पास ई, यही अपने को इसमें निकालना होता है, किसमें, एक रेक्टेंगुलर कॉइल में। तो ये था भाई आपका चैप्टर, और इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के रिवीजन वीडियो के साथ। ओके, चलो।